रहा था क्या, मैं आपको जीन रेगुलेशन के बारे में लास्ट में पढ़ाया है। ठीक है, जीन रेगुलेशन में मैंने आपको लैकोपेरॉन के बारे में बताया। ठीक है, और लैकोपेरॉन में एक स्टेटमेंट आप और लिख सकते हो, वैसे तो बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, वो स्टेटमेंट ये है कि जो लैक्टोज है, दिस सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड। सर एक क्वेश्चन है। क्या बच्चे? एक क्वेश्चन है। नहीं समझ नहीं आ रहा बच्चे में, आप क्या बोल रहे हो? आप एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो, पर इसको लिख लो पहले, इसके बाद पूछो। हाँ पूछो क्वेश्चन। सर आपके फादर कैसे है? अभी बच्चे ठीक है, बट थोड़ा सा ब्लड कम हो गया था, तो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ओके सर। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लासेस का सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हॉस्पिटल होता हूँ। अभी मुझे था क्योंकि मुझे सिलेबस भी आपका अपडेट रखना है, तो इस वजह से मैं क्लास आपका ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेबल है पापा मेरे। ठीक है, ओके सर। और जो है क्या कहते हैं, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे फिर। यस सर। बच्चे आए क्या? और ओके गुड। तो ये जो लैक्टोज है, ये स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। किसको स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करेगा? लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन को ये स्विच ऑफ एंड ऑन करेगा। मतलब जैसे मैं ये बोल दूं कि एक हमारे पास वेसल है जिसपे हम बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, इस पे ई कोलाई ग्रो, क्योंकि ई कोलाई में लाइकोपेरॉन प्रेजेंट है। तो प्रेफरेबल सोर्स तो ऑलवेज इसका क्या होगा, मतलब एनर्जी के लिए जो प्रेफरेबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, प्रेफरेबल एनर्जी सोर्स वो होता है ऑलवेज ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकती है सेल। ठीक है, बट ये ई कोलाई जो है क्या कहते हैं, लाइकोपेरॉन पे भी सर्वाइव कर सकता है। सॉरी, लाइकोपेरॉन कह रहा हूं, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो लैक्टोज है बेसिकली, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इसको पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। वहीं पे लैक्टोज लाइकोपेरॉन का रोल आता है, क्योंकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये लाइकोपेरॉन तभी एक्टिव होगा जब न्यूट्रिएंट मीडियम में आप क्या प्रोवाइड कराओगे। क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो बच्चे, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइकोपेरॉन कब एक्टिवेट होगा? जब मीडिया में आपका क्या प्रेजेंट होगा? क्या बच्चे, कोई आवाज में दिक्कत है क्या? हेलो हेलो, यस सर। आवाज में कोई दिक्कत है? सर वो मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए। नहीं तो अदर अदर स्टूडेंट्स क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? माइनूर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? माइनूर, आवाज क्लियर है आपका? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं,
मैं अब आपको चलता हूँ, ये टॉपिक फिनिश्ड है। अब जो जेनेटिक्स में आपके लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं बस, उसके बाद जेनेटिक्स ओवर हो जाएगा, तो उसके लिए चलता हूँ। पहला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों मेगा प्रोजेक्ट है? ठीक है, 2 एस्पेक्ट में है। एक तो इसमें मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, ठीक है, बहुत सारा फंडिंग इसमें जरूरत थी, ठीक है। और सेकंड कि ये चूंकि ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना था, तो जो बेसिकली सीक्वेंसिंग डेटा था वो भी बहुत ह्यूज था, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट कब से हुआ? ठीक है, इसका स्टार्ट और कंप्लीशन डेट हम लिख देते हैं। तो ये बेसिकली 1990 में स्टार्ट, ठीक है, और 2003 में जाके ये कंप्लीट हुआ जाके, ठीक है। मतलब कितने ईयर? 13 ईयर्स के लिए, 13 ईयर्स के लिए। तो ध्यान में रखना, इसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। 90 में स्टार्ट हुआ है, 2003 में फिनिश हुआ है। इसके लिए जो मेजर फंडिंग थी, मतलब जो मेजर पैसे दिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो मेजर फंडिंग थी, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, ठीक है, एंड वेलकम ट्रस्ट, वो भी यूएसए का है, वेलकम ट्रस्ट, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली फंडिंग एजेंसी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। तो ये मेजर है, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। आप अपने सामने एनसीईआरटी भी रखना, क्योंकि मैं कुछ चीजें एनसीईआरटी के आपको बोलूंगा, ध्यान में रखना, वो पूछा जा सकता है। सब कुछ एक्चुअली लिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो अपने साथ आप एनसीईआरटी भी रखो, ताकि मैं कुछ चीजें आपको बता सकूं वहां पे, ठीक है। मतलब जैसे एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो है जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्री, ठीक है, वो इन्वॉल्व थे, वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। एक और फंडिंग एजेंसी है, उसको लिख दो बेसिकली, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर को कुछ इरेज करूंगा, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, ये दोनों बेसिकली यूएसए के, ये भी यूएसए, ठीक है। और ये जो वेलकम ट्रस्ट है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम का, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो ये फंडिंग एजेंसी बच्चे याद रखना। इसके अलावा जो माइनर फंडिंग से मैंने बताया, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और कुछ अदर कंट्रीज, ठीक है, वो भी थे, पर मेजर फंडिंग बेसिकली, ठीक है, मेजर फंडिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आपको पता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो क्यों बेसिकली जो है स्टार्ट किया गया। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो क्यों स्टार्ट किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखो, आपकी 2 इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं, सपोज करो 2 इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल ये है ए, एंड दूसरा इंडिविजुअल आपका ये, ठीक है। तो अगर इनको जो है क्या कहते हैं, आप ए एंड बी इंडिविजुअल्स को देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे फिनोटिपिकली कुछ डिफरेंस दिखे, मतलब हम बाहर से एक दूसरे से अलग दिखते हैं। मतलब अगर जो है क्या कहते हैं, आपस में क्लोज जो है क्लोजली, जैसे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को अगर आप हटा दो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है कि एक जाइगोट से जो 2 ट्विंस कई बार बनते हैं,
उनको हटा दो तो आपको जो है क्या कहते हैं, आपको काफी सारे जो है क्या कहते हैं, आपको फिनोटिपिकल डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे, फिनोटिपिकली डिफरेंट। इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर ये फिनोटिपिकली डिफरेंट है, दैट मीन्स कि इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डेफिनेटली ये फिनोटिपिकल डिफरेंस वहीं से आया हो। मतलब कि इनका जो डीएनए है, डीएनए, ठीक है, विल बी डिफरेंट। चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंट हो, पर वो डिफरेंट जरूर, क्योंकि बेसिकली ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करता है इसके फिनोटिपिकल अपीयरेंस को। ठीक है, फिनोटिपिक या फिजिकल अपीयरेंस को यही डिफाइन करता है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट इस चीज के बारे में सोच रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करें, ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करें, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कितने परसेंट सिमिलरिटी है। मतलब टू इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं, आपस में ह्यूमन रेस की अगर हम बात करते हैं, तो कितने परसेंट सिमिलर है, और वो जो बिल्कुल थोड़ा सा जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बेसिकली कितना है। ठीक है, कितना है। तो ये जो है, जो आइडिया था कि जो फिनोटिपिकल डिफरेंस है, ये बेसिकली कहां से आया, ये उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से आया। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा का पूरा जो नोशन था, ये ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का एक बेस बना। ठीक है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के पीछे का जो एक लॉजिक था, वो ये था कि ये जो फिनोटिपिकल डिफरेंस आ रहा है, वो कितना कितना जो है जेनेटिकली डिफरेंस है, जिसकी वजह से इतना फिनोटिपिकल डिफरेंस आ रहा है। जो आपस में ह्यूमंस हैं, उनमें कितनी सिमिलरिटी है, कितनी डिफरेंस है, उसके लिए बेसिकली 1990 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, मेजर प्रोजेक्ट, जो जाके 2003 में कंप्लीट हुआ, और जिसका नाम क्या दिया गया, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में बताता हूं कि कितना बेसिकली जो है, कितना मनी इन्वॉल्व था। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेगा प्रोजेक्ट, इसको दो एस्पेक्ट की वजह से बोल रहे हैं। एक एस्पेक्ट, इसमें जो फंडिंग थी, जो मनी इन्वॉल्व था, वो बहुत ज्यादा था। उसके बारे में पहले बताओ। देखो, ह्यूमन के अगर जीनोम की बात करो, ठीक है, ह्यूमन जीनोम की अगर बात करो, तो जीनोम कितना बड़ा है, क्या साइज है ह्यूमन जीनोम का? ठीक है, बेस पेयर मत लिखो इसको, क्योंकि जीनोम की बात कर रहा हूं। ये न्यूक्लियोटाइड कितना लंबा है, ठीक है, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और जब ये 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1990 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो एक बेस को सीक्वेंस करने में, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मैं बेस सीक्वेंसिंग की बात करूंगा, वो चीज क्या है आप एक बार समझ लो, फिर बताता हूं। सपोज कर लो ये क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल में अगर कंडेंस फॉर्म में है तो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ढेर सारी क्या प्रेजेंट है, बहुत ढेर सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो जीन्स जो है क्या कहते हैं, जीन्स के अंदर क्या देखोगे, वो बेसिकली डीएनए, और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस करना चाहते हैं, मतलब ये क्या किस सीक्वेंस पे है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, जैसे यहाँ पे ATGCT, ये एक ऑर्डर है। तो अगर इस ऑर्डर को आप पता करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, या सीक्वेंसिंग आप आरएनए के ऑर्डर को पता करना चाहते हैं कि उसमें न्यूक्लियोटाइड किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। ठीक है,
आप एक्सपेरिमेंटली उस चीज को पता करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। यही चीज ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में की जा रही है। ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग जो है, ठीक है, उसको पूरा आपको फाइंड आउट करना है। उसके पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? उसके पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 1990 में एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए $3 लगता था। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना? $3 एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग। ये है पर न्यूक्लियोटाइड इतना। एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आपको सीक्वेंस करवाना है तो आपको जो पैसे लगेंगे, पैसे ये डॉलर बेसिकली, ठीक है, वो $3। और ये जो $3 है, देखो यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स, कितने 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि टोटल मनी कितना लगा होगा, टोटल जो है 9 × 10⁹ डॉलर। ये कितना हुआ? 9 बिलियन डॉलर। 9 बिलियन डॉलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना ह्यूज प्रोजेक्ट था मनी वाइज। और बाकी ये न्यूक्लियोटाइड्स तो आपको पता ही है कि किसी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को आपको जानना है उनके बारे में कि कौन सा क्या है, किस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड का किस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो इसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, इसका भी मैं आइडिया दे देता हूँ। तो शायद आपने ये लिख लिया होगा। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर आप लिखना, मतलब उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अगर आप बुक में लिखा जाए, ठीक है, और आप ये सपोज कर लो कि जो एक बुक है, एक बुक में कितने पेजेस हैं? 1000 पेजेस। और ये हर एक पेज में, ठीक है, ईच पेज कंटेन 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स, ठीक है, 1000 वर्ड्स। एक पेज पे 1000 वर्ड्स प्रेजेंट, ठीक है, एक बुक्स में 1000 पेज है। तो ऐसी 3300 बुक्स, ऐसी 3300 बुक्स लगेंगी इस पूरे के पूरे 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड को का डेटा लिखने में, डेटा सीक्वेंस करने में। समझ में आ गया? तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 3300 बुक्स जिनके अंदर सिर्फ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, ओनली सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इस रिस्पेक्ट में भी ये एक मेगा प्रोजेक्ट, ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ना किया जाए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं था। मतलब आपको इसका जो डेटा स्टोरेज है उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस डेटा को इस तरह से पॉसिबल नहीं था फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उसके लिए एनसीईआरटी लिखता है कि जो एचजीपी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू स्टडी द बायोलॉजिकल डेटा। बात समझ में आ रहा है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर क्या करते हो आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू स्टडी एंड एनालाइज, टू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। ये बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका क्लोजली एसोसिएटेड था बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। गोल क्या क्या थे?
एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें देखो गोल लिखिए कि जो एसजीपी का गोल है भाई, अगर आप कोई प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हो इतना सारा फंडिंग लगा के, तो कम से कम कुछ तो एम सिलेक्ट किए होंगे कि ये चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टडी करनी है, ये चीजें, ये क्वेश्चंस है, इनको फाइंड आउट करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है। उस समय ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स होंगे। वैसे तो डिफरेंट जो है क्या कहते हैं व्यू है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली बुक्स के अपने वो हैं। यहाँ पे जो लिख रखा हुआ है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन, डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेसिस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, improves tools for data analysis, transfer related technology to other sectors such as industries, ठीक है, and address to ethical, legal and social issue that may arise from the project. Okay, तो कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है, कि गोल में से तो एक तो ये था कि फाइंड आउट या आइडेंटिफाई, सबसे फाइंड आउट कर identify 20 to 25,000 genes, ठीक है, 20 to 25,000 genes को आइडेंटिफाई कर। ओके, सेकेंड सीक्वेंसिंग ऑफ, ये तो नाम से ही पता चलता है, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल कितने न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ठीक है। स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा इन डेटाबेस, ठीक है, कि इतना बड़ा जो डेटा है आपका उसको कहाँ पे स्टोर करोगे, डेटाबेस। तो यहाँ पे ही आपकी आईटी आ जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आएगा। डेटा, इस ये जो डेटा आया है इसकी एनालिसिस भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है, और एनालिसिस करने के लिए आपको टूल्स डेवलप करने पड़े, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स को भी इंप्रूव करना, ठीक है। लास्ट में और कौन सा बताया था मैंने आपको, सुन रहे हो मेरी बात? इसमें जो सबसे बच्चे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, लास्ट का पॉइंट ही है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का पॉइंट है, वो ये है, एड्रेस ऑफ, आई थिंक 6th पॉइंट है, एड्रेस ऑफ एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यू, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EL, यहां से E, ठीक है, LSI। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एथिकल, लीगल एंड सोशल, ठीक है, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यू। सर एथिकल का क्या है? बच्चे मतलब कुछ चीजें हैं जिसको साइंटिस्ट कम्युनिटी ये मानती है कि उनको नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, एथिकल का एक एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट माइस पे हुए, मेडिसिनल साइंस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, माइस। तो ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
इससे तो आप नहीं परमिशन मांगते कि हम तुम्हारे ऊपर भाई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कभी ये देखा कि जो है क्या कहते हैं कि ह्यूमन को जो है यूज कर लिया जाए एक्सपेरिमेंटल मॉडल? बहुत रेयर यूज करते हैं। अभी जैसे वैक्सीनेशन करना था, तब भी बहुत कम लोग सामने आए स्टार्टिंग में एज ए वॉलंटियर, ठीक है। वो भी उनकी परमिशन के बाद, कोई जबरदस्ती नहीं उनके ऊपर था कि जो है क्या कहते हैं आप जबरदस्ती उनके ऊपर कोई चीज कर दो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत कमेटी है, मतलब साइंटिस्ट ने या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कमेटी बना रखी है। वो पास करेंगे तब अलाउड होगा कि अच्छा आप इतने माइस यूज कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ एथिकल इश्यू है बेसिकली, ठीक है। हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। उस सेट प्रोटोकॉल के अंदर ही आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ओके। चीज में, ठीक है, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो बियॉन्ड द प्रोटोकॉल्स, उसी को बोलते हैं एथिकल इश्यू। मैं तो एक एग्जांपल आपको एथिकल का बता रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे एक और चीज बता दूं कि आपके अपने सपोज करो सेट ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। आपसे कोई बोलता है कि आप ये काम कर लो जो आपको गलत लगता है, तो आप बोलोगे कि ये मेरे एथिक्स के बाहर है, ठीक है, ये मेरे एथिक्स के बाहर है, ठीक है। तो वैसे ही एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्पेक्ट में बोलूंगा, अपने बायोलॉजिकल साइंस के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे जैसे जैसे कुछ दिन पहले जब वो आया बीटी कॉटन आया, ठीक है, या शायद बीटी कॉटन के बाद बीटी ब्रिंजल आया, तो बीटी ब्रिंजल्स को बहुत जो है बहुत सारी साइंटिस्ट कम्युनिटी उसको अपोज कर रही थी, अलाउ नहीं कर रही थी कि उसको आप इन्वायरमेंट में लेके आओ, ठीक है। तो वो उस तरह के जो है क्या कहते हैं वो सब एथिकल इश्यूज पे आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। तो ये जो एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसको भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एज ए गोल रखा गया, एज ए गोल रखा गया। जैसे आपके पास में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आ गया है, आपको पता है कि इसमें इतनी इतनी जीन्स है। अब आप ह्यूमन जीनोम पे जाके वही करना क्या है, एक स्पर्म है, एक स्पर्म है और एक क्या है, ओवम है, इनके बीच में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। आप जाके यहाँ पे इसके इसकी जेनेटिक्स में, इसके डीएनए में जाके कोई चेंज करो, जाके इसके डीएनए में कोई चेंज करो, ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रांसमिट होगा इस जाइगोट, ठीक है। आप तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसी को इसको कहीं पे इम्प्लांट कर दो, इस पे इम्प्लांट कर दो, तो जो चीज आपने यहाँ पे चेंज किया है, हो सकता है कि वो बेसिकली इस फॉर्म में तो बेसिकली आगे बढ़ेगा ही वो, ठीक है। जैसे जैसे अभी सुना जा रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, जो चाइना की आर्मी है, पीएलए, पीपल लिबरेशन ऑफ चाइना, ठीक है, मुझे पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ एक यूनिट्स हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई किया जा रहा है। कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है, पीएलए में जो सोल्जर जो बहुत स्ट्रांग है, वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, उनके जीन्स का जो उनकी जेनेटिक एनालिसिस की जा रही है, उनके सीक्वेंस का एनालिसिस किया जा रहा है और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये इतने स्ट्रांग, और वो ये चाह रहे हैं कि वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो जो जीन्स है बेसिकली जो इस तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं, उनको वहां से पिक करके नई जो है क्या कहते हैं कुछ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने नए सोल्जर बनाया जाए, ठीक है, जो सुपीरियर क्वालिटी है। तो ये बेसिकली अलाउड नहीं है, ठीक है। जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसको, वो इसको अलाउ नहीं करती है कि आप ह्यूमन में जाके इस तरह का कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू रिकॉम्बिनेंट मॉडिफिकेशन कर सको, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस तरह का कोई मॉडिफिकेशन कर सको। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली वो जो है क्या कहते हैं, ये सब इस तरह के एथिकल इश्यूज हैं, ठीक है, एथिकल इश्यूज हैं। ओके। इसी में एक और है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। जब भी आप कुछ यूनिक चीज फाइंड आउट करोगे, तो उसका जो ट्रांसफर बेसिकली उसके अपने पेटेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आ जाता है। आप एक बार एनसीईआरटी से देखना उस चीज को, क्योंकि सारा कुछ बताना, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर आप इसको ठीक से डीप में एनालिसिस करने लगो तो 6 मंथ चलेगा, 6 मंथ चलेगा। बट हमारे में तो बस एक बेसिक चीजें हैं कि हमको जानना है
कि आखिर क्या हुआ। ठीक है, बस उतना ही हमको जानना है। ठीक है, अब आते हैं कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसके पैरेलल ही कुछ और ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंसिंग हुआ। वहां पे भी ये था कि उनका सीक्वेंस देखा जाए। ठीक है, उनका सीक्वेंस देखा जाए किस तरह का है। तो आप ये लिख लो कि जो होल जीनोम सीक्वेंस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका होल जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। ठीक है, होल जीनोम सीक्वेंस ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें कौन कौन से ये पूछ सकता है, जैसे एक आपका है ई कोलाई, कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? कितने बेस पेयर प्रेजेंट? नहीं पता। बताओ। ड्रोसोफिला। ठीक है, सीनोरहेप्टाइटिस एलिगेंस, सीनोरहेप्टाइटिस एलिगेंस। ये तो पैथोजन, ध्यान में रखो। सॉरी, पैथोजन का नॉन पैथोजेनिक मॉडल। ठीक है, इसके अलावा आपको प्लांट्स में कुछ मिल जाएंगे। ये तो एनिमल्स, एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में जैसे राइस, एरेक्टोप्सिस, एरेक्टोप्सिस। बच्चे 1 मिनट रुकना जरा। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका होल जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है इसको। अब आते हैं मेथड्स पे, किस तरह से कौन कौन से, बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना, बड़ा ओवर व्यू देखना है इसका कि कौन कौन सा बेसिकली मेथड्स यूज हुए हैं। ठीक है, मेथड्स। ठीक है, तो 2 अप्रोच यूज हुई थी। ठीक है, 2 अप्रोच। एक है शॉर्टगन सीक्वेंसिंग या शॉर्टगन मेथड। इसको ब्लाइंड अप्रोच भी बोलते हैं, ब्लाइंड अप्रोच। और दूसरा है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग के थ्रू, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसको शार्ट में बोलते हैं EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, तो 2 मेथड है बेसिकली, एक है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरा है बेसिकली शॉटगन सीक्वेंसिंग या ब्लाइंड अप्रोच फॉर, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, पहले ये शॉटगन सीक्वेंसिंग का देख लेते हैं। इस शॉटगन सीक्वेंसिंग में
या ब्लाइंड अप्रोच में क्या किया गया, क्यों ब्लाइंड अप्रोच बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होल जीनोम सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। मतलब होल जीनोम का मतलब क्या है, बोथ कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, बोथ कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, दोनों सीक्वेंस, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस को क्या किया गया, समझ में आ रहा है ना। कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग का मतलब फंक्शनल प्लस नॉन, मतलब एक जॉन एंड इंट्रॉन दोनों, एक जॉन एंड इंट्रॉन दोनों का, या कई सारा जो है क्या कहते हैं, बहुत सारा ऐसा डीएनए भरा हुआ है जिसको हम जंक डीएनए बोलते हैं। हम ये मानते हैं क्योंकि वो कोई प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, कोई प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो उसके फॉर्म, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा जीनोम, जैसे मतलब 3 × 10⁹, ये पूरा का पूरा अगर आप कर रहे हो इतने न्यूक्लियोटाइड, तो उसको बोलते हैं शॉटगन सीक्वेंस या ब्लाइंड अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है, ब्लाइंड अप्रोच, ब्लाइंड अप्रोच, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली पूरा का पूरा कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग सारा सीक्वेंस कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो आपका है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यहाँ पे सीक्वेंसिंग ऑफ mRNA, ठीक है, mRNA की सीक्वेंसिंग करनी, जितना भी mRNA बनेगा, अगर वो mRNA बना रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोटीन बना रहा है। अगर mRNA बना तो प्रोटीन बने, ठीक है, वो एक्सप्रेस करेगा, इसी वजह से लिखा है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब देखो यहाँ पे कि डीएनए है, डीएनए से अगर mRNA बना तो mRNA बेसिकली प्रोटीन के फॉर्म में, इस तरह से प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो अगर mRNA ये जो बना है, ये जो mRNA बना है आपका, ठीक है, ये जो mRNA है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप सीक्वेंस करो। तो इसको पहले एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके cDNA में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्लोन करते हैं एक वेक्टर के अंदर, फिर वेक्टर के अंदर क्लोन करने के बाद उसको कहाँ पे ले जाते हैं, उसको होस्ट के अंदर ले जाते हैं ताकि उसकी बहुत ढेर सारी कॉपी तैयार की जा सके, वहां पे एम्पलीफाई करेंगे। और फिर इसके बाद जो है इसको सीक्वेंसर पे जाके सीक्वेंसिंग करते हैं। एक मशीन है, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर है बेसिकली, जिससे न्यूक्लियोटाइड को फाइंड आउट करते हैं, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद फिर जो है उनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज करके उनको अरेंज करते हैं, ठीक है, ताकि आप ये बता सको कि यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, ठीक है। दोनों में वही चीज होगी, पर आप ये देख लो कि यहाँ पे कौन सी अप्रोच है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में कौन सी अप्रोच है, और यहाँ पे तो मैं बोल दूं कि ये क्रोमोसोम्स है, तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स को क्या करोगे, इसका पूरा का पूरा जो है, इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस आप जो है क्या करोगे, चाहे वो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, पूरा XYZ सब कुछ आपको सीक्वेंस करना है। बट एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या है, सिर्फ आपको mRNA की सीक्वेंसिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि mRNA ही बेसिकली प्रोटीन बनाता है। तो अगर mRNA की सीक्वेंसिंग हो गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके लिए जो जीन्स का सीक्वेंस है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको जीन्स फाइंड आउट हो जाएंगे, आपको जीन्स फाइंड आउट हो जाएंगी। तो दो अप्रोच मैंने आपको बताया। अच्छा, अब थोड़ा सा और, ये तो मैंने अप्रोच बताई है, किस तरह से करते हैं उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, किस तरह से। सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, उसका एक फ्लो डायग्राम, ठीक है, मेथड्स नहीं है, इसका फ्लो डायग्राम लिखो। क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए आइसोलेशन करोगे, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फर्स्ट स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ
डीएनए। या अगर आप सेकंड मेथड फॉलो करते हो, कौन सा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एमआरएनए करोगे। अगर आप होल जीनोम सीक्वेंसिंग में ब्लाइंड अप्रोच से जाते हो तो डीएनए आइसोलेट करो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग पे जाते हो तो एमआरएनए आइसोलेट करो। इसके बाद क्या करोगे आप, इसको इसको क्लोन करोगे, क्लोनिंग ऑफ। एक्चुअली होगा क्या बच्चे कि जब आप डीएनए या आरएनए आइसोलेट करते हैं तो आरएनए का साइज तो छोटा ही है, क्योंकि वो तो बेसिकली पर्टिकुलर जीन से बना है, आरएनए बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आरएनए को पहले आप सीडीएनए में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद फिर उसको जो है क्लोन करोगे वेक्टर में। क्लोनिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, कुछ नहीं मैं बता दूं। जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है, एक टाइप का कैरियर, ठीक है। उसके अंदर अगर आप अपना कोई जीन डाल देते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना कोई, ठीक है, तो ये जो है इसको क्लोनिंग, ये जो प्रोसेस मैंने किया, कि अपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक कैरियर में डाल दिया, जो है कैरियर के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सके, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। उसको क्या, जिसको बताना है मुझे, कहाँ बताऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी। तो क्लोनिंग करेंगे आपका ये डीएनए, चूंकि सेल से जब आप डीएनए निकालते हो तो डीएनए तो बहुत लंबा है, तो सीयर कर जाता है, वो टूट जाता है। तो आप वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूटे हैं उनको आप क्लोन करते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सीरियल, डीएनए फ्रेगमेंट्स या एमआरएनए है तो आप सीडीएनए बनाओगे, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर इनको क्लोन कर लिए हो तो इनको इनको ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सुटेबल होस्ट, इन सुटेबल होस्ट, सुटेबल होस्ट के अंदर इनको आप ट्रांसफॉर्म करोगे, जैसे ई कोलाई है, या जो है क्या कहते हैं ईस्ट है वहां पे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो क्लोनिंग है उसके लिए आप वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। क्लोनिंग का कहाँ पे करोगे, इन सुटेबल वेक्टर, इसी में लिखो सुटेबल वेक्टर। और सुटेबल वेक्टर में फॉर एग्जांपल लिखो, जैसे एग्जांपल के लिए क्या कहना बताओ, जैसे ई कोलाई, ई कोलाई, ओह सॉरी होस्ट लिख रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक एंड जैक, बैक एंड जैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। फुल नेम लिख लेना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। नाम पूछ सकता है आपसे बैक एंड जैक, लिख लो। बैक का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, 60 में क्रोमोसोम लिखा है, ठीक है। और ईस्ट का आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके बाद आप इसको सुटेबल होस्ट में फॉर एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, जैसे बैक्टीरिया या ई कोलाई एंड ईस्ट, ई कोलाई एंड ईस्ट, ई कोलाई एंड ईस्ट, ठीक है। जब यहाँ पे ये आप इसके बहुत ढेर सारा कॉपी तैयार कर लोगे, तब जाके आप क्या करोगे, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ, ठीक है, क्लोन्ड डीएनए या सीडीएनए विद ऑटोमेटेड सीक्वेंस। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर से इरेज करूंगा। विद ऑटोमेटेड सीक्वेंस, विद ऑटोमेटेड सीक्वेंस, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर से आप इसको सीक्वेंस कर दो। बात समझ में आ गई।
ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब ये ऑटोमेटेड सीक्वेंसर से सीक्वेंस करोगे, फिर एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। और इसी में एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब होता है जानकारी जो है, ठीक है, प्राप्त करना। सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो डायग्राम देखो, दो चीजें होंगी। जैसे आपको पता चल गया, आपने डीएनए को शेयर किया, उसको क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद आपने सीक्वेंसिंग की, तो आपको सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस यूज कर रहे थे, तब आपको पता चला कि इस तरह से फाइंड आउट हुए, इस तरह से आपको सीक्वेंस मिले, इस तरह, ठीक है। मतलब कुछ सीक्वेंस कॉमन है, क्योंकि वो बहुत सारा डीएनए होगा जो ओवरलैप करेगा, बहुत सारा डीएनए होगा जो ओवरलैप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक, फिर इन दोनों में से कोई एक, फिर जो है इतना सा ये वाला, फिर इन दोनों में से कोई, तो इस तरह से करके आप एक सिंगल पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ओवरलैपिंग। जो ये ओवरलैप्ड सीक्वेंस है, ये वाले जो ओवरलैप्ड सीक्वेंस, इनको आप इसमें से एक का रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये ओवरलैप सीक्वेंस में एक का सीक्वेंस रिमूव कर दोगे और दूसरे को रखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों को रख दिया, दोनों को रख दिया। तो ये इस तरह की एनालिसिस की जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं कि चाहे डीएनए के सीक्वेंसिंग हो, चाहे प्रोटीन्स के सीक्वेंसिंग, इन दोनों को फर्स्ट डेवलप किया था सेंगर ने, ठीक है। तो आप यहां से इस तरह से लिख सकते हो, बोथ सीक्वेंसिंग, या इस तरह से लिखो, सिर्फ सीक्वेंसिंग लिखो, सीक्वेंसिंग ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन was developed by Sanger। सिंगर ने ही दोनों की सीक्वेंसिंग को पहले डेवलप किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगर ने डेवलप किया, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सैलिएंट फीचर है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैलिएंट फीचर है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? यस। सैलिएंट मतलब आप जब मतलब इन्होंने, साइंटिस्ट ने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, तो क्या क्या कौन कौन सी चीजें आउटकम्स आई, कौन कौन से आउटकम्स आए। तो पहला आउटकम्स तो ये है कि 99.9% ऑफ ह्यूमन जीनोम इज सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस, अब आप कैलकुलेट करो कि आप कितना डिफर करते हो। अगर मैं बोल दूं कि 2% हैं ए एंड बी, तो 99% तो सेम होंगे, तो कितने बेस पेयर का डिफरेंस होगा, कैलकुलेट कर लो। 0.1% कितना आएगा, 3, इसका 0.1% कितना होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये 1/1000 यहां से निकालो। तो मतलब कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कितना डिफर करते हो, 3 × 10⁶, मतलब 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स में आप डिफर करते हो। बाकी आपका सारा का सारा जीनोम क्या है, सिमिलर। सिर्फ इतना डिफरेंस, और इस डिफरेंस की वजह से, इस 0.1% के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, आप एक दूसरे से कितने डिफरेंट हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरा,
कि टोटल जीन्स कितनी थी, टोटल जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, बताओ कितनी, 30,000 जीन्स थी। एग्जैक्ट डेटा आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ह्यूमन जीनोम, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जैक्ट डेटा। देखो कितना दिया हुआ, 3167 164.7, कितना मिलियन न्यूक्लियोटाइड, ये एग्जैक्ट डेटा है। हम 3 into 10 की पावर 9 लिख देते हैं, बट एग्जैक्ट डेटा ये 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे अंदर 14 मिलियन शायद, या 1.4 मिलियन, हाँ 1.4 मिलियन एसएनपी क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पूरा लिख दो, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इतनी साइट्स हैं जो एक बेस से, एक न्यूक्लियोटाइड से डिफर कर रही हैं। मतलब समझ लो कि ये सपोज कर लो मैं जीन बना रहा हूँ, ये 2 जीन बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ एलील की बात करें ना, ये सपोज करो एलील 1 है और ये एलील 2 है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इनमें जो डिफरेंस है इनकी इस सेम लोकस, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का, उसी को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि एक एलील में वो जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, वो कितने मिलियन है, 1.4 मिलियन, ठीक है। तो इतनी लोकेशंस पे आपको एसएनपी मिलेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, 1-2 चीजें और बता देता हूं बस। Only less than 2% of the human genome code for protein, मतलब कि लेस देन 2% ही जो जीनोम है ह्यूमन का वो प्रोटीन बनाता है, मतलब उतना ही पार्ट बेसिकली जीन्स है जो प्रोटीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व, ठीक है। आई थिंक 4th पॉइंट है लेस देन 2%, 2% से कम और ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है। ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस है, मतलब जैसे सपोज ये ह्यूमन जीनोम, यहाँ पे इस तरह करके कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ए टी जी सी टी, अब ये बीच बीच में इस तरह करके मिलेगा आपको, बीच बीच में इस तरह से बार बार रिपीट करेगा, हो सकता है 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, इस तरह से ये बार बार ये सीक्वेंस रिपीट करता चला जाए। तो इस तरह के जो रिपीटेड सीक्वेंस है बेसिकली ये प्रेजेंट है ह्यूमन के जीनोम, और ये जो रिपीटेड सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट है, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, मतलब नॉन कोडिंग। तो इनका साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, भाई प्रोटीन के लिए तो ये कोड कर नहीं कर पा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द, अगर आप इस डेटा को देखो तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम जो है
क्या है, ओनली 2% ऑफ द ह्यूमन जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, रिमेनिंग क्या है, नॉन कोडिंग है, स्टिल ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट है। स्टिल किस लिए कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमन जीनोम के अंदर। तो साइंटिस्ट का जो अपना हाइपोथेसिस है कि वो क्यों प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि एवोल्यूशन में इनका रोल है, ठीक है, एवोल्यूशन में रोल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, they shed light on chromosomes structure, chromosome structure, dynamics and evolution। आप अगर सिर्फ एवोल्यूशन ही याद रखते हो तब भी बहुत, कि इसका रोल कहाँ पे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहा है, एवोल्यूशन में रोल है। तो ये कुछ आउटकम्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं जो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से है। एक और दो चीजें लिखा देता हूँ आपको, एक और दो चीजें दिखा देता हूँ कि जो ह्यूमन जीनोम है, आपको पता है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, बताओ। कितने प्रेजेंट है बच्चे ह्यूमन जीनोम में क्रोमोसोम्स, 24, ठीक है, जीनोम की बात कर रहा हूँ, हैप्लॉइड्स। अब चूंकि उसमें एक्स वाई जो है, अगर मेल की बात करोगे तो उसमें एक वाई बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 24। तो याद रखना 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई, 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन 24 क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम 1 जो है सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम्स 1 लार्जेस्ट, और इस ये सबसे लास्ट में कंप्लीट है। इसका जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग कंप्लीटेड इन द ईयर 2006, लास्ट में, ठीक है, 2006, ठीक है। कैसे सीक्वेंस कंप्लीटेड, May 2006 लिख लो बच्चे, इन द ईयर 2006, कहीं इतना डीप में ना पूछ लो, एनसीईआरटी का डेटा, ठीक है। लास्ट में सबसे ज्यादा सीक्वेंस, सबसे लास्ट में यही हुआ, ठीक है, और ये लार्जेस्ट है, ये भी लिख दिया मैंने। लार्जेस्ट जीन जो है, लार्जेस्ट जीन वो है डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन। इसके अंदर शायद 2831 इसका डेटा टू 2.4 मिलियन बेस पे, 2.4 मिलियन बेस पे, इतना इतना जो है मिलियन बेस पे। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। सबसे बड़ा तो बोल ही दिया मैंने, ठीक है।
जो क्रोमोसोम्स 1 है वो सबसे लार्जर है, क्रोमोसोम 1। इसके अंदर 2831 जीन्स हैं, इतनी जीन्स प्रेजेंट है। और सबसे स्मॉलेस्ट आपका वाई क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट है वाई क्रोमोसोम, इसके अंदर 231 जीन्स। तो यहाँ से ये आपका फिनिश हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक था और इसका ऑलमोस्ट मैंने XYZ एवरीथिंग कंप्लीट कर दिया, कुछ नहीं बचा है यहाँ। ठीक है, अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टाइम कितना हुआ? 2968 होगा ना? एक मिनट चेक करता हूँ, डेटा मेरे दिमाग से कई बार स्किप हो जाता है। 2968 है, सही बोल रहा हूँ। डेटा इसका 2968, 2968। तो यहां से ये खत्म हो गया, आते हैं DNA। डेवलप किसने किया? डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया इसको। ठीक है, इंडिया में किसने, कौन लेके आया इसको? इन इंडिया डॉक्टर लालजी सिंह। लालजी सिंह यहाँ पे इंडिया में इन्होंने सबसे पहले कुछ स्नेक्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहां पे किया इन्होंने, इसको डेवलप किया। ठीक है, डेवलप बस। मुझे थोड़ा रेस्ट देना, इसके बाद एक 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, इसके बाद फिर हम ये डीएनए फिंगर मुझे खत्म करना है एक्चुअली इसको। ठीक है, इसको खत्म करना, मेरे पास अभी कितना टाइम है? हाफ एन आवर्स में खत्म हो जाएगा, तो हाफ एन आवर्स मान लीजिए। ठीक है, और 2 मिनट का टाइम दो मुझे, इसके बाद स्टार्ट कर। कितना बच्चा है अभी पढ़ रहा? फाइव। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, दिस इज वेरी क्विक मेथड टू कंपेयर टू सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही,
कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है अ वेरी क्विक मेथड, बहुत तेज मेथड है टू कंपेयर द टू डीएनए सीक्वेंस, टू कंपेयर टू डीएनए सीक्वेंस। दो डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करने का बड़ा क्विक मेथड है। इस तरह से लिख दो इसको, कंपेयर टू हटा दो यहाँ से, कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स, एनी टू इंडिविजुअल्स, एनी टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग डाल दो, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। या इससे पहले एक और चीज देखो, एक्चुअली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें कुछ पॉलीमॉर्फिक साइट्स हैं जिनको आप कंपेयर कराते हैं। ठीक है, कुछ पॉलीमॉर्फिक साइट्स हैं जो ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको आप कंपेयर कराते हैं। ठीक है, ये कुछ है नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत बड़ा कुछ नहीं है, उस समय बहुत था, अभी आज के डेट पे क्या है, जस्ट आप टू डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करा रहे हैं। अब अगर उसको कंपेयर कराना है तो आपको आपके पास में कुछ नोन सीक्वेंस होना चाहिए, उसको उसको बेसिकली नोन सीक्वेंस बोल लो, या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पकड़ने के लिए आपके पास में एक नोन सीक्वेंस होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है बेसिकली। अगर आपको दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो आपको कम से एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन है तो आप हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली हाइब्रिडाइज करवाते हो, फिर हाइब्रिडाइज करने के बाद जो सीक्वेंसिंग करते हो, और वो सीक्वेंस करने के बाद में जो आपके पास में डेटा आता है उसको कंपेयर कराते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व। अच्छा, इसका इसका ये मत मान लेना कि इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट है, कोई फिंगरप्रिंट से इसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ये डीएनए में जो है आप डिफरेंस देख रहे हो, फिंगर की प्रिंट से उसका कोई डिफरेंस रिलेशन। ठीक है, तो उसमें मत बोल लेना कि ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग differences in some repeated DNA sequence, repeated DNA sequence, repeated DNA sequence। ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, रेपिटेटिव डीएनए, नोन एज रेपिटेटिव डीएनए। मैं अभी अभी कुछ देर पहले आपको रेपिटेटिव डीएनए बता चुका हूँ। रेपिटेटिव डीएनए क्या है कि अगर एक ही जो है क्या कहते हैं स्ट्रेच ऑफ डीएनए बार बार रिपीट करे। रेपिटेटिव डीएनए क्या है, सेम स्ट्रेच ऑफ डीएनए repeat many times, repeat many times, may should be 100,000 ठीक है, many times। तो ये बेसिकली जो है उसको क्या बोलते हो आप, रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। अब इनको ये जो रेपिटेटिव डीएनए है इसको आप
मेन डीएनए से कैसे अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आइसोलेट भी करना पड़ेगा, डीएनए को कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो जो रिपीटेड डीएनए है, रिपीटेड डीएनए सेपरेट separated from bulk DNA by different peaks। जब आप आइसोलेट करते हो तो आइसोलेट करने के दौरान इनको प्यूरिफाई करने के लिए HPLC होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसमें जो एक तो पीक आती है इस तरह से, जैसे मैं बता दूं इस, ठीक है, इस तरह से आपको वहां पे इस तरह से पीक दिखे। तो एक तो ये जो बल्क वाली पीक है ये मेजर डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो छोटी छोटी पीक्स है ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए को यहाँ से रेपिटेटिव डीएनए। और ये जो रेपिटेटिव डीएनए है, दिस रेपिटेटिव डीएनए इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। इसको आप क्या बोलते हो, सैटेलाइट डीएनए। ये जो डिफरेंट पीक्स आ रही हैं ड्यूरिंग आइसोलेशन, आइसोलेशन करने के बाद जब डीएनए आप आइसोलेट करते हो तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है HPLC में डाल, और HPLC में बेसिकली डिफरेंट पीक्स नजर आती हैं, ठीक है। तो और वो जो पीक्स है उसमें से एक मेजर पीक बनती है, ठीक है, जो मेजर डीएनए को बल्क डीएनए को रिप्रेजेंट करती है, और जो स्मॉलर पीक्स हैं रेपिटेटिव डीएनए की हैं उनको आप सैटेलाइट बोलते हैं। ये वाला जो है ये बेसिकली बल्क डीएनए जो मेजर, ठीक है, मेजर पार्ट। और ये जो छोटी छोटी स्मॉलर पीक, ठीक है, ये स्मॉलर पीक्स, ये मेजर पीक है बेसिकली, मेजर पीक, मेजर पीक, और ये वाले स्मॉलर पीक्स, ठीक है। तो मेजर पीक्स बल्क डीएनए को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉलर पीक्स रेपिटेटिव डीएनए को रिप्रेजेंट करती है, एंड डीप रेपिटेटिव डीएनए इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। उनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये जो सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए ये आपके कई टाइप के हो सकते हैं, पर आपके एनसीईआरटी में बेसिकली 2 ही टाइप के बारे में मेंशन किया है, और भी एटसेट्रा लिख दिया है, ठीक है। एक है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। और वो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, एनसीईआरटी में देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या लिखा हुआ है, बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ रेपिटेटिव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, नंबर ऑफ repeating number of repeating unit। इनके बेस पे सैटेलाइट डीएनए को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, मिनी सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका ध्यान में रखना है इस चीज को, ध्यान में रखना है इन चीजों को। बेस कंपोजिशन का मतलब है कि AT रिच है या GC रिच। अच्छा, ध्यान में ये भी रखना these repeated sequence, repetitive DNA sequence into satellite DNA बोलते हैं, form the basis of DNA fingerprint, DNA fingerprinting, DNA fingerprinting का बेसिस बनाती है सैटेलाइट डीएनए, ओके। और सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए
फॉर्म द मेजर, पहले भी लिखा था ये, फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ, फॉर्म मेजर पार्ट, किसका मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम का मेजर पार्ट बना रहा है। ध्यान रखना है सारे चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ठीक है, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, कोड नहीं कर रहा है किसी प्रोटीन, एनी प्रोटीन। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना कि मेजर पार्ट बना रहा है फिर भी कोड नहीं कर रहा है, और ये बेसिस है बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट, ठीक है, दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, ठीक है, कि मतलब एक इंडिविजुअल, ये सपोज करो कि इंडिविजुअल का जीनोम है, कि वहां पे जो रेप्लिकेटेड सीक्वेंस है वहां पे बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारे पॉलीमॉर्फिक, बहुत सारे फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट डीएनए की स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब ये जो बेसिकली ये पॉलीमॉर्फिज्म है डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, चाहे सैटेलाइट डीएनए के बारे में बोलो चाहे, ठीक है, इसी पॉलीमॉर्फिज्म का तो यूज किया जा रहा है डीएनए सीक्वेंस, ये एक जगह और यूज हो, ठीक है, एक जगह और यूज, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म रेपिटेटिव डीएनए के फॉर्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपका रेपिटेटिव डीएनए जैसा आप लिख सकते हैं, एक है आपका रेपिटेटिव डीएनए फॉर्म, आपका एसएनपी के फॉर्म में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड फॉर्म, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ किसका, ह्यूमन जीनोम मैपिंग, ह्यूमन जीनोम मैपिंग, ह्यूमन जीनोम मैपिंग बनाता है, और साथ में डीएनए फिंगरप्रिंट तो पहले भी लिखा था, डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, चीजें कितनी आती हैं पता नहीं। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये किससे अराइज होता है बच्चे, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, किससे अराइज हो रहा है ये म्यूटेशन से अराइज हो रहा है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, द पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। अब आपको पता है म्यूटेशन तो दो टाइप के होते हैं, एक सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं, दूसरे जर्मिनल म्यूटेशन होते हैं। तो अगर म्यूटेशन सोमैटिक है तो वो तो ट्रांसमिट नहीं करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जबकि अगर म्यूटेशन जर्मिनल है तो वो बेसिकली जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ है, तो अगर वो जर्म सेल म्यूटेशन लीथल नहीं हुआ, मतलब प्रजननी आगे बनी, तो वो ट्रांसमिट करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, और वो फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्युमुलेट होता रहेगा, और वो बेसिस बनेगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का। बात समझ में आया कि जो अगर जर्मिनल म्यूटेशन है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक्युमुलेट होगा, और वो बेसिस बनाएगा किसका, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इन सारे पॉइंट्स को आप एनसीईआरटी में रीड करना, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, लिखाऊंगा नहीं। और ये जो बेसिकली जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिकली जर्मिनल म्यूटेशन वाला, ठीक है। तो ये जो है अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 0.01 से अधिक है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर 0.1 से अधिक है, तब हम ये बोलेंगे कि ये बेसिकली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। म्यूटेशन की अगर फ्रिक्वेंसी 0.01% से अधिक हो जाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये बेसिकली क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अगर आप देख, आपके पास एनसीईआरटी है तो जरा सा 122 पेज पे जाओ, जी सर। वहां पे देखो
फर्स्ट लाइन पे ही लास्ट में लिखा हुआ है, एलील सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट, एक से अधिक वेरिएंट कहने का मतलब है टेलोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 0.01, ठीक है। अगर 0.01 से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप बोलोगे मतलब कि जो वेरिएशन है एलील, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से अधिक हो गई तो आप बोलोगे कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। बात समझ में आ रहा है? मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, आप अंडरलाइन कर लो, लिखाऊंगा नहीं आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। ये आपके पास में दो जी एलील है, बेसिकली ये एलील 1 है, एलील 2 है, या पॉपुलेशन की देखिए, पॉपुलेशन में देखिए, इंडिविजुअल या सालों पॉपुलेशन में देखिए, पॉपुलेशन में बहुत सारी एलील है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकस पे, ठीक है, कोई म्यूटेशन हुआ है, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतना हो जाए, 0.01 हो जाए उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या बोलोगे? इसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हो गई तो हाई फ्रीक्वेंसी, और आप क्या बोलोगे फिर? ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पे सेम म्यूटेशन, सेम लोकस पे जो म्यूटेशन है उसका फ्रीक्वेंसी इतना हो गया, एलिलिक वेरिएशन। ये कौन सी वेरिएशन है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक वेरिएशन, एलिलिक वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक वेरिएशन, ठीक है। अगर इतनी हो जाती है 0.01, देन यू विल से दैट दिस इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और ये इनहेरिट करेगा। ये क्या करेगा? इनहेरिट करेगा। एक उसके आगे लाइन लिखा हुआ इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. यस सर। चलो, तो अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अच्छा, एक पॉइंट और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म play important role, in evolution and स्पेसिएशन एंड एवोल्यूशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल। तो अब आते हैं वापस से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो मेथड्स हैं, हाँ बोलेंगे, ठीक है, मेथड के बारे में बात करेंगे। मेथड में क्या होगा? पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर ये जो टेक्निक है बहुत सेंसिटिव है, एक सेल भी होगी तब भी ये फाइंड आउट कर, ठीक है, एक सेल भी होगी तब भी फाइंड आउट कर, ठीक है। तो आइसोलेशन होगा डीएनए का, और इसके बाद इसको आप रन करोगे एग्रोथ जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस में। अगर बहुत कम है तो आप पीसीआर, ठीक है, आप लिख सकते हो, इफ सैंपल साइज इज वेरी लेस, सैंपल इज वेरी लेस, then you may go for PCR, you may go for PCR for amplification of pH, for amplification of pH, ताकि आपके पास अमाउंट आ जाए, बड़ा सा अमाउंट, ठीक है। वो तभी होगा जब आपका साइज जो है, सैंपल का साइज बहुत कम। अब देखो, ये जो डीएनए मिला है, इस डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराओगे, और एक चीज ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी मैं बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊं, ठीक है। डाइजेशन
with restriction endonuclease, एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दो। इसके बाद सेपरेशन ऑफ दीज फ्रेगमेंट, ये जो डाइजेशन के बाद सपोज तो इतना बड़ा है, अब एंडोन्यूक्लियस ने इसको कट कर दिया यहाँ से, ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं इनका सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स with electrode एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या करोगे, इनको सेपरेट करोगे, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ विद एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, यहां से जब आप इसको सेपरेट कर लो तो देन इसको ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल से कहां पे ले जाओगे, टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। और सिंथेटिक मेम्ब्रेन कई टाइप की होती हैं, सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीएफ बोलते हैं साथ में। ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर इसको आप प्रोबिंग कराओगे, ठीक है, प्रोबिंग विद या हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये जो टेक्निक है ट्रांसफर की, दिस इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। ये पर्टिकुलर दिस इज नोन एज, ये जो ट्रांसफर है डीएनए का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। इसी तरह से आरएनए का जो ट्रांसफर है उसको नदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। अगर आरएनए को एग्रोथ जेल से ट्रांसफर करते हैं एनसीएम पे तो उसको नदर्न बोलते हैं। अगर प्रोटीन को ट्रांसफर करते हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सदर्न ब्लॉटिंग, ध्यान रखना, पूछ सकता है। इसके बाद ये जब हो जाएगा तो इसके बाद होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए with radioactively labeled प्रोब। और अब प्रोब जो यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं VMTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वो रिपीटेड सीक्वेंस ही है, उनको VMTR बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव लेबल्ड। इसके बाद परफॉर्म करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी परफॉर्म होगी और ऑटो रेडियोग्राफी से और फिर आ जाएगा पार्ट एनालिसिस, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राम, जो ऑटो रेडियोग्राम आए हैं इनका एनालिसिस। ये है फ्लो डायग्राम ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये फ्लो डायग्राम। तो याद रखना कि प्रोब के फॉर्म में क्या यूज किए जाते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। एंड द साइज ऑफ these tandem repeats may vary from, इस साइज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये जो VMTR का साइज, VMTR का जो साइज, नाम क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और इसका जो साइज है, साइज वो 0.1 kb से 20 kb तक प्रेजेंट होता है, 20 kb। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, शायद इतना ही है। ओके, अब एक और चीज लिखते हैं पहले, एप्लीकेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालिसिस करते हैं। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में बच्चे एक तो है एनालिसिस ऑफ
ये पहले इसको लिख दो, इन फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक क्राइम जो है प्लेस से फॉरेंसिक साइंस, इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, क्राइम पे रिपोर्ट करने का। दूसरा, टू आइडेंटिफाई पैटर्निटी, आइडेंटिफाई पैटर्निटी, सॉरी पैटर्निटी मतलब फादर का पता करने, ठीक है, पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बायोडाइवर्सिटी टू नो, वहां पे भी रोल लालजी सिंह बेसिकली बायोडाइवर्सिटी स्टडी कर, टू नो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो बेसिकली इसको मैंने पहले भी लिखा दिया था कि इसका जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी कैसे इनहेंस कर सकते, इनहांस कर सकते हो, सेंसिटिविटी कैन बी इनहांस, कैसे कर सकते हो बताओ? पीसीआर टेक्निक्स, पीसीआर टेक्निक्स, तो ये तो एप्लीकेशन हो गए। अब आते हैं, पीरियड हो गया बच्चा, लिख लो, द सेंसिटिविटी ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी इनहांस्ड बाय यूजिंग पीसीआर, पीसीआर से आप उसकी सेंसिटिविटी को इनहांस कर सकते हैं। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पैटर्निटी, पैटर्निटी सपोज कर लो एक इंडिविजुअल है ए, ठीक है, एक इंडिविजुअल है और ये बोल रहा है, ये एक बी इंडिविजुअल को क्लेम कर रहा है कि वो उसका फादर है, बी इंडिविजुअल को क्लेम कर रहा है कि वो उसका फादर है, ठीक है, तो क्लेम फादर ऑफ ए, फादर ऑफ ए का फादर, ठीक है, और सी जो है वो बेसिकली मदर है, तो मदर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इनका डीएनए लिया जाएगा, तीनों इंडिविजुअल का डीएनए, जब आप सी हटा भी लेते हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ए बी से काम, इनका डीएनए लोगे, उसको क्या करोगे आप, डाइजेस्ट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर आप एग्रोथ जेल रन करोगे, एग्रोथ जेल रन करोगे, ठीक है, और एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जब आप रन करोगे तो रन करने के बाद उसको ट्रांसफर करोगे वीएनटीआर, सॉरी उसमें नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसके बाद उसको रेडियोएक्टिवली लेबल उसके साथ हाइब्रिडाइज कराओगे, फिर ऑटो रेडियो काम, तो सपोज करो ये ऑटो रेडियो हो गया, आपने इतना काम करने के बाद उसका ऑटो रेडियो काम कर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ बैंडिंग पैटर्न्स, ये ए है, ए का है, ये बी, इस तरह से कुछ बैंडिंग पैटर्न्स, ठीक है। अब अगर ये बैंडिंग पैटर्न्स जो मेन बैंड्स हैं कुछ तो यूनिक होंगे, डेफिनेटली कुछ यूनिक होंगे, बट कुछ बैंडिंग पैटर्न्स आपको जैसे ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इस तरह से अगर मैचिंग हो गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो बी है वो उसका फादर है, बी ए का फादर है, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस करके आप बता सकते हो। हो सकता है वो ये बोल दे कि जो है क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल जो है जिसको उसको जिसको जो है क्या कहते हैं पैटर्निटी का पता करना, और वहां पे वो बेसिकली जो है 3 लोगों के ऊपर जो है ये शक किया जा रहा है कि ये पैटर्न फादर हो सकते हैं, जैसे मैंने बी सी डी कर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे और डिटेल्स बनेंगे, मतलब रिपोर्ट आएगी, अब उसमें से इसका जो जो पैटर्न है जिसके साथ मैच कर जाएगा वो उसका फादर, इसके जो इसके बैंड है, कुछ तो बैंड उसके अपने इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे भी आप कुछ इंडिविजुअल बैंड बना सकते हैं, कुछ तो उसके यूनिक बैंड होंगे, और जो मेन बैंड अगर उसके साथ मैच कर रहे हैं तो वो इंडिकेट कर देगा कि ये इसका फादर है। तो ये है पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, ये पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है। यहां से आपका पूरा जेनेटिक्स खत्म हो जाता है। एक टॉपिक
जो है वो बेसिकली उसका है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो एवोल्यूशन का पार्ट है, जो हार्डी विनबर्ग रूल। तो जिस दिन एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं हार्डी विनबर्ग रूल फिनिश करूंगा, इसके बाद मैं एवोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। तो मेरी तरफ से जेनेटिक्स ओवर है। आपका 1 या 2 लेक्चर में वो ओवर हो जाएगा। क्या ओवर हो जाएगा? आपका रिप्रोडक्शन ह्यूमन का, ठीक है, 1 लेक्चर में हो जाएगा, और दूसरे लेक्चर में जो उसके साथ में अलग से एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, वो ओवर हो जाएगा। तो ये यूनिट जैसे ही खत्म होगी, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, फिर अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स मेरी तरफ से ओवर हो गई, ठीक है, जेनेटिक्स मैंने मेरी तरफ से ओवर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।